है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्धनारीश्वर, जो कि आप देख रहे हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर लेसन 1, 2, 3 अगर आपका क्लियर नहीं है तो उसका सब्जेक्टिव MBBI क्वेश्चंस नहीं, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही करवाए गए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो और उसका MBBI ऑब्जेक्टिव भी कराए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेशन। और जो भी बच्चे उससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी का देखिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा और उसमें आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन डील कराया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 4 की अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। एक बार और सुनेंगे, 23 सितंबर 1908 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, निधन 24 अप्रैल 1974 को। इनका जन्म बिहार के सिमरिया यानी बेगूसराय में हुआ था। इनके माता का नाम था मनरूप देवी और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह और इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इनके चैप्टर जो लिखे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, इसका नाम है अर्धनारीश्वर। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये आधा अर्धनारीश्वर, आधा नर का रूप है और आधा नारी का रूप है। तो इसमें हम लोग बात करने वाला है, अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे एक्सरसाइज तो अच्छे से और क्लियर होने वाला है। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए, अर्धनारीश्वर का मतलब आपको समझ में आ गया कि अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी का रूप और आधा नर का रूप। अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का। एक ही मूर्ति में दो आंखें, एक रसमयी आंखें होगी तो एक विकराल रूप होगा। विकराल रूप वही शंकर जी का और रसमयी माता पार्वती का। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल होगा तो दूसरे में चूड़िया होगी, उंगलियों में आलता लगा होगा। देखिए समझ में आ रही है। और एक ही मूर्ति के दो पाँव, जिसमें एक पाँव में जड़ीदार साड़ी होगी और दूसरा बाघ के चर्म से ढका हुआ होगा। यानी फाइनली हम ये कहेंगे कि एक मूर्ति है और दो रूप है, एक आधा नर का आधा नारी का, जिसमें सारी चीज़ें आपको मिला। समझ में आई बातें। ये चीज़ें हैं कि इसी में नारी के बारे में बताया गया कि नारी का रूप क्या है, नारियाँ पहले क्या थी अब क्या हो गई है। फाइनली ये कहा गया कि ऐसा बहुत सारे, जैसे प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद जी ने पे नारी पे भी एक कमेंट दिया था। उन्होंने कहा था एक बात कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। और इन सारी बातों से उसी प्रकार से जैसे इनका कहना था रविंद्रनाथ जी का ये कहना था कि नारी की सार्थकता जो है उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक ही होने में है। ये केवल पृथ्वी की शोभा है, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में ही है। ये लोग शिक्षा लेकर के क्या करेगी। इन विचारों से लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी सहमत नहीं थे। तो ऐसा इन्होंने इस पाठ के अंदर कहा कि यदि संधि की वार्ता, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। कुंती आपको पता है, इन्हीं के पुत्र थे कर्ण, और गांधारी दुर्योधन की माँ। कर्ण की माँ कुंती और गांधारी जो है दुर्योधन की माँ है। तो कहा जा रहा है, लेखक कहते हैं कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो मैं अपना विचार रखता हूँ इस पठित पाठ के आधार पर, और जो भी पाठ में बताया गया मैं आपको वो आंसर दे रहा हूँ। लेखक जी ये कहना चाहते हैं कि पुरुष जो है इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि युद्ध में वो अपना रक्त बहाते समय उसे जरा भी ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। पुरुष जरा भी अपनी पत्नी के बारे में, स्त्री के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है, क्योंकि वो इतना कठोर हो चुका है, उसके अंदर इतनी कर्कशता आ चुकी है कि वो युद्ध में अपना रक्त बहाने के लिए तत्पर हो जाता है और उस स्त्री के सिंदूर के बारे में जरा भी नहीं सोचता है। और रही बात स्त्रियों की, तो सिंदूर वालियों को भी इतनी फिक्र है ही नहीं कि उन जगहों पर उनकी राय लें
या फिर उनको सलाह दे जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। देखिए महाभारत में बहुत लोग मारे गए, महाभारत, तो उनका ये कहनाम है, लेखक कहना चाहते हैं कि जो वार्तालाप हुई थी वो कुंती और गांधारी के बीच हुई। कुंती और गांधारी के बीच अगर होती, कुंती और गांधारी के बीच होती तो पूरी तरह से महाभारत नहीं होता। लेकिन अफसोस कि यह जो वार्ता हुआ था कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था। कृष्ण और दुर्योधन दोनों ही नर हैं और नर रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्त्रियों की सिंदूर का क्या होगा ये जरा भी नहीं सोचते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए लेखक कहते हैं कि यदि यह वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, क्योंकि ये दोनों स्त्री है, नर जैसे इन लोगों के अंदर कर्कशता और कठोरता नहीं है, तो लेखक यह अपना संभावना देते हैं कि यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद ये महाभारत नहीं मचता। बात समझ में आ गई ना? तो ये आंसर उन्होंने दिया। चलिए फाइनली हम समझते हैं कि लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। लेखक दोनों की बातों को कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीरता पुरुष ने इस बात को लेकर कि ये इतने कर्कश और कठोर ही होते हैं जो अपना रक्त भी बहा सकते हैं, अपनी जान बलिदान पे दे सकते हैं। इस आधार पर लेखक के मन में यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। जी हम इन बातों से सहमत हैं, है ना, क्योंकि स्त्रियां जल्दी युद्ध के लिए तैयार नहीं होती जितने जल्दी नर तैयार हो जाते हैं। तो लेखक अपना यही भाव प्रकट करते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर क्वेश्चन के आंसर देने से पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सो लास्ट तक इसको ज़रूर देखना है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो देखिए रही बात अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर जो है आधा रूप नर का और आधा रूप नारी का। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया कि अर्धनारीश्वर जो है शिव और शक्ति के पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए ही की गई होगी, यानी कि ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। पता है आपको, ये चीज़ें क्लियर है। और इस अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ बात संकेत होते हैं कि नर नारी जो होते हैं पूर्ण रूप से समान होते हैं। एक ही मूर्ति है, एक ही प्रतिमा है और इसमें दो रूप हैं। इसका मतलब नर और नारी जो है वो दोनों क्या है, एक समान रूप है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि नर का गुण है तो नारी का दोष है और नारी का गुण है तो नर का दोष है, बिल्कुल नहीं। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है, लेखक का ये मानना है। देखिए अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए की गई होगी, ठीक है ना, दिखाने के लिए की गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर की अगर कल्पना करें, एक ही मूर्ति में दो रूप है लेकिन दोनों क्या है, एक समान है, एक के बिना एक नहीं रह सकता, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता, ठीक है ना। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती। ऐसा नहीं है, नर में अगर नारी का गुण जाता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे अंदर स्त्री का गुण आ गया तो हम मर्यादाहीन हो गए, हम में पुरुषता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो गुण आता है तो आपकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है, आप और पूर्ण रूप से वो होते हैं, मर्यादा युक्त होते हैं, न कि मर्यादाहीन होते हैं, है ना। किंतु पुरुष और स्त्री, चूँकि आज की अगर बात करें तो पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में कमी आएगी, यानी नारी पुरुष का गुण सीखना नहीं चाहती
और नर जो है वो नारी का गुण सीखना नहीं चाहते। इधर पुरुष भी नारी के गुणों को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है। इन दोनों के बीच एक बंटवारा हो चुका है। नारी का गुण, हमारी समाज में कुछ ऐसी कृतियाँ हो चुकी है कि ये चीज़ नारियाँ ही कर सकती हैं, ये चीज़ नर ही कर सकते हैं। नर युद्ध कर सकते हैं, क्या नारी युद्ध नहीं कर सकती? नर बाहर जा सकते हैं, बाहर कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए पठित पाठ के आधार पर ये चीज़ दिया गया है कि पराधीनता की बात की गई है कि पुरुष कहते हैं स्त्री से कि तुम बाहर क्यों निकलोगी, हम बाहर से कमा के लाएंगे, हम पैसा लाएंगे, तुम केवल खर्च करो। लेखक ने इसकी भी चर्चा की है इस पाठ में, हम लोग आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। बट ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है। इस विभाजन की रेखा को लांघने में पुरुष और नारी दोनों को भय लगता है, भी नहीं यहाँ पे भय है, डर लगता है। दोनों पार नहीं करना चाहते, ना पुरुष स्त्री का गुण सीखना चाहता, ना स्त्री पुरुष का गुण सीखना चाहती। ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अर्धनारीश्वर की कल्पना में क्लियर हो गया, और इसकी आज की सार्थकता क्या है ये भी क्लियर होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 के। रविंद्रनाथ और फिर प्रसाद जी और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? बात समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें स्त्री के बारे में क्या क्या कहा गया। नारियों की अवहेलना की जा रही है, काल तक भी पहुँच चुकी है। बर्नार्ड शॉ की ने नारी को अहरीन और नर को अहेर माना है। अहरीन और अहेर माना है। बर्नार्ड शॉ ने अहेरीन और अहेर माना है। किसको? नारी को अहरीन कहा और नर को अहेर कहा। अहेर का मतलब शिकार होता है। क्या होता है? शिकार। और अहरीन का मतलब शिकारिनी। देखिए कैसी मतलब इन्होंने नामकरण दिया बर्नार्ड शॉ ने, जो कि बिल्कुल ही एक स्त्रियों के लिए अवहेलना पूर्वक है। उनका ये कहना था कि अहेर को अहरीन के पास से बचकर चलना चाहिए। पता है कितने नीच स्तर की सोच लेखक ने कहा है। बिल्कुल, कुछ कवियों ने तो ये कहा कि नारी जो होती है नागिन होती है, जादूगरनी होती है, नागिन। देखो, लेकिन लेखक तो कह रहे कि असल में तो नाग और नागिन जो होते हैं, असल में तो नाग होते हैं ये पुरुष लोग। देखिए रविंद्रनाथ जी, दिनकर जी जो हैं, इन लोगों से असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि रविंद्रनाथ के अनुसार नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। इनका कहना है कि ये केवल शोभा ही है। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि स्त्रियों का कुछ ज़्यादा ये सब शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं रखना, ये केवल शोभा है, बस ये केवल प्रेम की एक मूर्ति है, बस इतना ही रखो इसको, इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं दो। शिक्षा दीक्षा की इसको क्या ज़रूरत है? कर्म कृति की क्या ज़रूरत है? वीर्य बल की क्या ज़रूरत है? बताइए, रविंद्रनाथ जी ये कह रहे हैं, समझिएगा। प्रसाद जी कह रहे हैं ईड़ा। ईड़ा क्या है? आपको ईड़ा के बारे में बता रहा हूँ। ईड़ा शब्द एक यहाँ पे चर्चा हुआ है। जो ईड़ा क्या था? ईड़ा जो है, आपको मैं बता देता हूँ कि ईड़ा जो है वो प्रसाद जी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रसाद जी के द्वारा एक रचना किया गया काव्य कामायनी का पात्र है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ईड़ा जो है प्रसाद जी के काव्य कामायनी की पात्र है। और इसमें देखिए कि पुरुषों के गुण सीखे हैं तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रसाद जी भी नारी को ऐसा कुछ नहीं लेबल दिया, पुरुषों से तुलना ही नहीं किया, बोला कि पुरुष बहुत ही अच्छा है स्त्री के मामले में। स्त्री को बिल्कुल अलग रखा इन्होंने, बिल्कुल अलग रखा, जो कि दिनकर जी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दिनकर जी का मत कुछ अलग था। वहीं प्रेमचंद जी भी देखिए क्या कहें स्त्री के बारे में कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब तो वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद जी का कहना है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर के गुण सीखने लगती है तो क्या वो राक्षसी हो जाती है? बताइए तो। ये प्रेमचंद जी कह रहे हैं ये विचार, और इन सारे विचारों से ये सहमत नहीं है। कौन? दिनकर जी। दिनकर जी कहते हैं कि बताइए इन लोगों की क्या मानसिकता है ये। और दिनकर जी का अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती, यानी सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है, किनका? स्त्रियों का, कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में ही है।
यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। बात समझ में आ रही है ना? तो इन लोग का विचार बिल्कुल ही अलग था, लेकिन दिनकर जी इन लोग के विचार से संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका विचार है कि सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है, नारी को वो स्थान देते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? तो ये चीज़ें हैं। क्लियर हो गई ना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम हुआ क्या, एक बार फिर से समझा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद, इन लोगों ने स्त्री के बारे में कुछ कहा, जो भी कहा उनसे दिनकर जी संतुष्ट नहीं थे। क्वेश्चन यही बोल रहा है, ठीक है ना? दिनकर जी उन लोग से संतुष्ट नहीं थे। तो पहले हम आइए यह जानते हैं कि रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी, इन तीनों ने स्त्री के बारे में क्या कहा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रविंद्रनाथ ने कहा कि नारी की सार्थकता जो है बस भंगिमा के मोहक आकर्षक में है, ये केवल आकर्षक रूप ही ले सकती है, केवल पृथ्वी की शोभा है और कुछ नहीं, केवल आलोक है, केवल प्रेम की प्रतिमा है। इन लोगों को कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी, क्या मतलब है इनसे, ये रविंद्रनाथ जी कहते हैं। सुनिए इनकी बात। अब प्रसाद जी भी अपने काव्य कमायनी में ईड़ा में कहे हैं, लेखक ने इस पाठ में यही बताया कि उनका भी अगर बात हम सीखें तो यही कहे हैं कि नारी जो है पुरुष के क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है जी। प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीखे तो वो राक्षसी हो जाती है। वाह, इन बातों से वो असंतुष्ट हैं। नारी के प्रति इतनी अवहेलनाएं उनको अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपना विचार दिया, जो विचार मैंने आपको बताया कि उनका कुछ ऐसा मानना था कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह पराग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर इस फूलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? नारी आज भी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंची है। लेखक का ये कहना है कि नारी आज भी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंची है। पुरुष तो नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, कमाने को तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, तुम केवल घर बैठे खर्च किया करो। लेकिन अब नारी के भी देखो, नारियों को तो सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। तो पुरुष तो इसलिए कहता है कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है, इसलिए वह नहीं चाहता है। लेखक कहते हैं कि पुरुष तो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वो आराम के समय में उससे खेलता है, नारी से मन विनोद का साधन समझता है अपने को। पुरुष नहीं चाहता है कि इतनी आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर भाई थोड़ी सी धूल पड़े, थोड़े से धुएं के धब्बा लगे, इसलिए वो बाहर नहीं जाने देता है। देखिए, जबकि ये पता होना चाहिए कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो ही मूर्ति है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज़ें थी, इस वजह से इन्होंने अपना मत इन लोग के साथ नहीं मिला। सो वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। बहुत ईजी और शॉर्ट में मैंने आंसर दिया। इसका प्रवृत्ति मार्ग का एक ही मतलब निकलता है कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार कीजिए और उसके मार्ग पे चलिए। गृहस्थ जीवन समझते हैं ना? गृहस्थ जीवन की शुरुआत हमारे विवाह संस्कार से होती है। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पे चलना ही प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे हम उस मार्ग को क्या बोलते हैं? निवृत्ति मार्ग। समझ में आया? गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना और उसके मार्ग पे चलना प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना यानी स्वीकार नहीं करना
वो वाला जो मार्ग होता है वो निवृत्ति मार्ग कहलाता है। क्लियर? अब देखिए क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध और महावीर और बुद्ध ने कृपा करके नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह भी अधिकार नारी के साथ नहीं रह पाया, कारण कि जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्मचारियों ने नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा गया और उन्होंने धर्म पुस्तक में ऐसा नियम लिख दिया, ऐसा नियम निकाल दिया कि नारियों का भिक्षुणी होना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में रहकर ही दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उसका जन्म पुरुष योनि में होगा, यानी पुरुष योनि में जब इनका जन्म होगा तभी इनको मुक्ति मिल पाएगा। इसलिए वो घर में ही रहे, दान पुण्य करे। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तब जाके उनको मुक्ति मिलेगी। समझ में आ गई ना बात? यानी बुद्ध और महावीर ने क्या, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बुद्ध ने नारियों को क्या बनने का अधिकार दिया था, क्या होने का अधिकार? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। किसका अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का अधिकार। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। क्लियर? अब क्या हुआ कि बुद्ध ने एक दिन आनंद से कहा कि आनंद, बहुत ही पश्चाताप से, पश्चाताप का मतलब हुआ पछताना, कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था, बुद्ध ने क्या कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, यानी 5000 वर्ष तक चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बस इतना ही पूछा है। तो हम वही बात लिखेंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा था कि आनंद, मैंने जो ये धर्म चलाया था वो तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था, 5 सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, किंतु अब तो वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है ना? तो ये बातें हुई थी, बुद्ध ने आनंद से कहा था। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए वो बातें आ गई। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। स्त्रियों को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यह है। देखो होता क्या है, जिस अनुसार लेखक बताए हैं, लेखक का कहना है कि ये सब जो कह के ये सारी बातें झूठी है, नागिन, जादूगरनी, ये वो, दिस दैट, सब झूठी बातें हैं। पुरुष ऐसा इसलिए करता है कि उनसे अपनी दुर्बलता और श्रेष्ठता के दुहराने में सहायता मिलती है। पुरुष बाहर भले ही श्रेष्ठता करके आए या ना आए, लेकिन वो आ करके स्त्री के सामने अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा, अपनी दुर्बलता को सबलता में बदलेगा, अपनी बड़प्पन दिखाएगा। इसलिए वो नारी को, स्त्री को ये सब अवहेलना युक्त शब्द कह करके संकेत दिया है। ये ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है कहना, बिल्कुल ही उचित नहीं है। और ये कह करके पुरुष क्या दिखाता है? पुरुष अपनी दुर्बलता को उसके सामने प्रबलता शो करता है कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये करके आया, मैं वो करके आया। उसको तो ये कर दिया ना कि मत पूछो। वो सिर्फ स्त्रियों के सामने दुलराने में उसको सहायता मिलती है। ठीक है ना? तो ये इसलिए कहते हैं, पुरुष उसे ऐसा कहकर अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता, श्रेष्ठता तो है नहीं, कल्पित श्रेष्ठता, कल्पना की हुई श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। क्योंकि स्त्रियाँ सोचेगा हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, तुम बिल्कुल ऐसा करके आए होंगे, ये श्रेष्ठ हैं। वही बात, भैंस के आगे बीन बजाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्त्रियाँ भैंस है और पुरुष बीन बजा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितने लोग देख रहे हैं। ये पठित पाठ के आधार पे चर्चा हो रही है। पुरुष ऐसा इसलिए समझते हैं कि भाई इसको क्या पता होगा, अरे पता है आज तो मैंने बाहर में इतना धमाल मचा के आना, मत पूछो। उसको तो इतना ये कर दिया ना,
ये सारी बातों को वो क्या करता है, स्त्री के सामने दिखाकर अपनी प्रबलता दिखाता है। लेकिन असल में बात करें तो विकार नारी में भी है और नर में भी है। विकार का मतलब दोष। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक है, लेखक का ये कहना है। ठीक है ना। तो क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। बात समझ में आ गया? क्योंकि अगर इन सारी बातों को अगर किया जाए तो ये अर्धनारीश्वरी का रूप नहीं देंगे। तो नहीं, ओके, चलिए नोट्स जरूर कीजिएगा। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पहले बच्चा पार्टी क्वेश्चन को समझते हैं कि नारी की पराधीनता, पर अधीनता, पर मतलब पराया, अधीनता मतलब उसके अधीन रहना, उसके अंडर में रहना। यानी जो नारी है वो किसी के अधीन रहने लगी। वो चीज़ कब से शुरू हुआ कि नारी किसी के अधीन रहने लगी, यानी ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, मतलब किसी के अधीन है। तो पठित पाठ के आधार पर लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि आप समझते हैं, खेती बाड़ी जब से शुरू हुए तब से नारी जो है वो पराधीन हो गई, यानी कि किसी के अधीन में आ गई, किसी के अंडर में आ गई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में, कृषि के आविष्कार होने से नारी जो है वो घर में और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगा। सिंपल सा चीज़ है, हमारे यहाँ समाज में ये कहा जाता है। देखो सिंपल चीज़ है, आज तो खैर नारी लोग भी बाहर निकलने लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ हमें पूरी तरह से एक दूसरे को समान समझना चाहिए। वही बात लेखक इस पाठ में बताना चाहते हैं कि जो अधिकार नर को है वो नारी को भी है। अर्धनारीश्वर पाठ में आधा अंग नर का है और आधा अंग नारी का है। वो दोनों जो है नर और नारी एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। ये चीज़ समझने की बात है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। तो समझ में आया। तो लेखक कहते हैं कि नारी जो है वो पराधीन कब से हुई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में रहने लगी, यानी नारी को कहा गया कि आप घर के कोने में रहो, मतलब घर में रहो, मतलब ये है, और हम लोग बाहर के काम करेंगे। पुरुष लोग अपने आप को बाहर के लिए अपने आप को चुना, यानी कि कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। सिंपल सी बात है, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। यहाँ से जिंदगी जो है वो दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित रहा। घर का तो जीवन सीमित है, बस घर के अंदर चार दीवारी में ही रहना है, फिक्स है। बट बाहर का जीवन तो असीमित है, निस्मित है। बात समझना है। लेखक कहते हैं कि घर का जीवन तो सीमित है जो महिलाओं को मिला, लेकिन बाहर का जीवन तो निस्सीम है, यानी असीमित है। ठीक है ना। तो घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। मतलब क्या हुआ, लेखक यहाँ पर ये बता रहा है कि घर के चार दीवारी के अंदर घर में जो जिंदगी पड़ी हुई है नारियों की, ये बाहर वाले बड़ी जिंदगी के अंडर में आ गई, उसके अधीन चली गई। यानी बाहर तो पुरुष रहते हैं और पुरुष इस महिला को, नारी को जो घर के अंदर है, लेखक घर के अंदर रहने वाले जिंदगी को छोटी जिंदगी से संबोधित किया है, और बाहर जो जिंदगी है उसको बड़ी जिंदगी से संबोधित किया है। बड़ी महानता है लेखक की, समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यही तो पराधीनता है। नारी किसी दूसरे के अधीन चली गई, वो अपना अधिकारिणी खुद नहीं बनी रही। अपना क्या अधिकार है, उसका क्या हक है, वो चीज़ वो दूसरे के अधीन चला गया, उसके पास खुद नहीं रहा। आगे देखते हैं कि इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख के प्रति क्या है, दिखाई दे रहा है ना जी। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। लेखक ये कह रहे हैं कि ये पराधीनता इस तरह की हुई, इस प्रकार हुई कि सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, जीवन मरण सब कुछ उसी के अधीन चला गया, पुरुष के अधीन चला गया। बताओ ये कैसी जीवन मिली हम लोग की। तो ये चीज़ें कब हुई? कृषि के आविष्कार होने से हुआ। यानी कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से ही नारी जाति जो है वो पराधीन हो गई, किसी के
अधीन चली गई, वो किसी के अंडर में चली गई। और किसके अंडर में चली गई, किसके अधीन गई, तो नर के, यानी कि पुरुष के। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप ज़रा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। लाइव चैट में अभी फटाफट से मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बताइए, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि हाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोशिश करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पिछला पार्ट भी आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपको भाई, आप स्टूडेंट हैं, आपकी मकसद है जानकारी प्राप्त करना और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। बिल्कुल ऐसा बहकावे में नहीं आना है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में लॉकडाउन या फिर कोरोना की वजह से सबको पास करने वाला है। इन सारी बातों पर, अफवाहों को बिल्कुल ध्यान ना देंगे, है ना। आप लोग का बस एक ही मकसद है, छात्र का एक ही मकसद होता है, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से खूब लग्न के साथ परिश्रम करो, अपना अध्ययन जारी रखो, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग स्पष्ट करना है, भाव व्यक्त करना है। का नंबर में दिया है कि प्रत्येक पत्नी, ये लेखक जो है प्रसंग स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ज़रूर देखिएगा, इसको समझिएगा, कोशिश करो समझने का। जो मैं बोल रहा हूँ उसको रियल लाइफ से इमेजिन करो, रिलेट करो। सबसे बड़ी पॉइंट कि ये जो पंक्ति आप देख रहे हो, ये पंक्ति आपकी किताब की लाइन है, और इस लाइन से क्या अर्थ निकलता है, ये लाइन कब बोले हैं लेखक, क्यों बोले हैं, पूरी तरह से भावार्थ स्पष्ट करना है। प्रसंग का मतलब ये हुआ। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं ना, तो आपको कुछ क्राइटेरिया निभाना पड़ता है। वो क्या होता है कि पंक्ति किस लाइन से, किस पाठ से है, किस लेखक के द्वारा है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे इंक्लूड करना होता है। मतलब कि पहले देखो, पंक्ति समझते हैं कि है क्या, कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। बताओ कि जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देख रही है, सोचो कितनी अच्छी बात है। लताएं अपने वृक्ष को जिस दृष्टि से देख रही है, उसी दृष्टि से नारी भी नर को देखती है, पत्नी अपने पति को देखती है। हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं। तो हम उत्तर देने से पहले ये चीज़ें तो उत्तर देंगे ही, बट यहाँ पे कुछ बातें होती, जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति, यानी कि ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इतनी बातें हमको लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता की बात बताई है। सही बात है, लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहा कि कितनी पराधीन चली गई स्त्रियां, जो कि वो तो अपने पति को उस तरह से देखती है जैसे कि लता वृक्ष को देखता है, पर पुरुष जो है उसे किस दृष्टि से देखता है, वो चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता की बात बताई है। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। मतलब मानव जाति विकास किया, कृषि का जब से आविष्कार हुआ तब से समझो कि बहुत अच्छी एक क्रांति आई, ठीक है ना। किंतु उस पहली ही सीढ़ी पर मानव की पहली सफलता कृषि का आविष्कार, और उसी पहली सफलता पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। अब हमारी सभ्यता उसी समय मनुष्य से एक बहुत अच्छी चीज़ें छीन ली। क्या? वो पराधीनता, नारी की पराधीनता। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। लेखक कितने अच्छे भाव दिए हैं, देखो, फूलों सा आनंदमय भी है और भार भी है। यानी कि कहते हैं लेखक कि आज प्रत्येक पुरुष जो है अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। यानी कि महिलाओं को भार स्वरूप समझा जा रहा है। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। ये भाव है, और इसी भाव से लेखक ने ये लाइन यहाँ पे दिया है कि पराधीनता सबसे बड़ी कारण है इसमें। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। वही बातें होंगी कि नारी का अपनी पहचान क्या है, क्या उसका हक है, उसके क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो उसके अधीन नहीं रहा, वो किसी और के अधीन चला गया। उसकी सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से। लेखक का कहने का मतलब है कि पुरुष तो अपना जीवन खुल के जी रहा है, अपनी ज़िंदगी के लिए वो तो घर के बाहर रहना पसंद किया,
है ना। रहना, बाहर रहने का मतलब समझो, ऐसा नहीं कि वो हमेशा बाहर ही रहता है, घर के अंदर नहीं आता, ऐसा नहीं है बच्चा लोग। घर के अंदर महिलाओं को रख दिया, बोला कि आप लोग इस चारदीवारी में ही रहोगे, मतलब आपकी ज़िंदगी यहीं पे है। ऐसा नहीं कि मायका जाना होगा तो वो नहीं जाएगी, जाएगी, क्योंकि पैर तो बाहर निकलना ही पड़ेगा तभी तो जाएगी। बट भाव समझना है, लेखक फाइनली कहना क्या चाहते हैं। जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ तो एक ऐसी सभ्यता बन गई हमारी, एक ऐसा सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया जिसमें ये चीज़ फॉलो करना पड़ता था कि महिलाएं, नारी जाति जो है, महिला जो है, वो घर के अंदर रहेंगी, आप घर का अंदर का काम संभालो और हम बाहर के काम संभालेंगे। तो बाहर की ज़िंदगी को तो लेखक बड़ी ज़िंदगी के नाम से संबोधित किया, और अंदर की ज़िंदगी को, घर के अंदर की ज़िंदगी को लेखक ने छोटी ज़िंदगी से संबोधित किया। और यहाँ तक ये बता रहे हैं लेखक कि लेखक का मानना है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहा है, उस प्रकार से नारी नहीं जी पा रही। नारी की सोच कितनी महान है, कितनी बड़ी महानता है इनकी, कि वो अपने पति को आज भी उसी दृष्टि से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखता है। पर पति पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझने लगा है। भाव समझ में आ गया ना। तो ये बात है, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया से कर लेंगे, एक दो बार और देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका वो चीज़, ठीक है ना। ख नंबर है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है बच्चा लोग कि पुरुष के अंदर नारी का गुण आ जाए तो वो स्त्रैण कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा नारी, मतलब कि आधा अंग नर का है, आधा अंग नारी का है। वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। यानी आज तो ऐसा हो गया है कि नारी नर का गुण नहीं लेना चाहती और नर जो है वो नारी का गुण नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था, प्रेमचंद जी का कहना, कुमार जी का कहना, प्रसाद जो थे, प्रसाद, ये लोग बताए थे, नारी को अलग अलग संबोधन दिए थे और वो संबोधन बिल्कुल ही इनको अच्छा नहीं लगा था लेखक को। रामधारी सिंह दिनकर उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। स्त्रियों को ऐसा नीच नहीं समझा जाए विचार से। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी उसमें नारी का कुछ गुण होना चाहिए, नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, समझना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी कि उसमें नारी का कुछ गुण जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो अपूर्ण है। ये चीज़ लिख लेना है आपको यहाँ पे कि नहीं है तो वो अपूर्ण है। नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है, बिल्कुल सहयोग करती है। लेखक ने ये भी कहा था कि बताओ महाभारत रुक जाता, महाभारत रुक जाता, केवल वार्ता वो महिलाओं के बीच हुआ होता था, पुरुष को बीच वार्ता हुई थी पुरुषों के बीच, इसलिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई। बट अगर वो महिलाओं के बीच वार्तालाप हुई होती तो शायद महाभारत नहीं होता, ऐसा वो जताया है लेखक ने। बिकॉज लेखक का मानना है कि महिलाएं क्रोधित उतना नहीं होती है, उतना कर्कश नहीं होती है जितना कि पुरुष होते हैं, और पुरुष होश खो देते हैं और अपनी जोश में आकर के वो किसी भी स्टेप को, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके रहने से किसी का सिंदूर है। लेखक ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, वो अपने सिंदूर के बारे में भी नहीं सोचता है। तो ये सारी बातें, नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर के अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब कि दोनों, अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, अतः पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो अपूर्ण है। पुरुष में भी नारी का गुण होना चाहिए और नारी में भी पुरुष का गुण होना चाहिए, अपनाना चाहिए इसको, तभी तो वो एक दूसरे के साथ पूर्णतः अपने आप को पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मकसद रहा, ये प्रसंग रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चा पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? क्वेश्चन है कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, पुरुष मानता है कि हाँ पुरुष के लिए ये चीज़ है, पुरुष के लिए ये काम है, तो क्यों वो काम महिला के लिए भी है, नारी का भी वो कर्म का क्षेत्र है। तो पूछा जा रहा है कैसे? तो देखिए मैं आपको बड़ी ही अच्छा अपने भाव में उत्तर दिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आएगा। देखो, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। नारी का केवल काम ये नहीं है कि बस पुरुष को प्रेरणा दे या फिर पुरुष को रिझाने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। हर दुखद परिस्थिति में, सुखद परिस्थिति में नारी नर का सहयोग करती है। वो शायद
शादी आपने पूरी शादी करते हुए देखा होगा अगर, तो शादी कराते वक्त पंडित जी वो 7 वचन जो होते हैं ना, उसमें सारी बातें बताते हैं दोनों को, वर और वधू को, कि किसका क्या क्या कर्म है। तो उसमें ये सारी बातें हैं। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। ऐसा नहीं कि 4 दीवारी के अंदर ही महिलाओं की हिस्सा है, घर द्वार में हिस्सा नहीं भैया लोग। कर्म क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की बात। ऐसा नहीं है कि नारी घर के अंदर ही रहेगी और नारी घर के अंदर ही काम करेगी, वो बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। पुरुष अगर सोचता है कि मैं ये काम पुरुष के लिए बना है, मैं करूँगा, वो नारी भी कर सकती है। सिंपली आप देखो, हमारे समाज में अब जो भी हो रहा है ठीक है, बट हमारी सोच सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने जा। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बस ये चीज़ें नर के लिए है, पुरुषों के लिए है। आज देखिए जो काम महिलाएं कर रही है, वो शायद वहाँ पे पुरुष पीछे हो जा रहे हैं। देख सकते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में, जॉब वगैरह के मामले में। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष का शिकायत कर रहा हूँ, कुछ नहीं। हमारी सरकार नारी जाति को आगे बढ़ावा देने के लिए, इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाएं। क्यों? ताकि नारी भी आगे आए, वो आगे बढ़े। हमारे गांव में, समाज में, शहरों में ऐसा सोच न रहे कि बस केवल जो भी है धन है, बस बच्चा ही, बच्ची नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। देखिए आज भी ऐसे परिवार हैं जिन घर में पुरुष का जन्म, सॉरी बच्चा हम समझते हैं, बच्चा का अगर जन्म हो, लड़का जन्म लेता है तो बहुत ही बधाई होती है, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ होने लगती हैं, नाच गान डीजे वोजे सब होने लगता है। बट लक्ष्मी आ जाती है, पुत्री का जन्म होता है, तो परिवार का मन उदास हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये मान्यता बिल्कुल रद्द है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि महिला से है। नारी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और नारी शक्ति तो भाई अपार शक्ति है। नारी वो हर काम कर सकती है जो नर कर सकता है। तो लेखक का कहना यही है कि पुरुष अपना जिसे कर्म क्षेत्र मानता है, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों नहीं कर सकती है? क्या केवल पुरुष ही पुलिस का जॉब करेगा, नारी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती। केवल नर ही यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मैं ये सारा एग्जाम्पल देकर के वो चीज़ समझाना चाहता हूँ। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। जीवन उद्देश्य एक ही है कि खुशी पूर्वक जीवन जीना, एक दूसरे का सहयोग करना। फिर ऐसी कैसी बाध्यता है कि तुम घर के अंदर रहो, मैं बाहर से देख करके आता हूँ, जो भी होगा आप खुद से सहेंगे? ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक कोना छोड़ दे। ये बिल्कुल अन्याय है कि पुरुष अपने लिए असीमित क्षेत्र स्वीकार कर रहे हैं, बाहर जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पे वो रह रहा है, और नारी को केवल एक कोना छोड़ दे। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा लोग इस चैप्टर का, कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। मतलब कि इस पाठ में दिनकर जी के फाइनली सारांश का एक देना है कि उनका विचार क्या था। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये मैंने पिछले वीडियोस में इसका बताया हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है, एंड स्क्रीन पे भी है, वहाँ से आप जरूर देखो, पार्ट 1, ठीक है ना। जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। नारी और पुरुष गुणों की दृष्टि से क्या है, समान है। यदि नर में दया आ जाए, ममता आ जाए, औदार्य मतलब उदारता आ जाए, सेवा आ जाए, ये सारी विशेषताएं अगर आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता, बल्कि अधिक निखर जाता है। बताओ, जिसके अंदर दया आ जाए, ममता आ जाए, उदारता आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, वो कैसे धूमिल हो सकता है? उसकी तो और विशेषताएं बढ़ेगी, उसकी तो और अधिक निखर जाएगा ना हो। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली
पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। महिलाओं के मन में ऐसा हो गया है कि बस हमारा शरीर कोमल है, हम बस इसीलिए बने हैं, हम पुरुष को आनंद देने के लिए बने हैं, घर की दीवारी में रहने के लिए बने हैं। तो ये मानसिकता उसे बिल्कुल ही पुरुष से अलग कर देती है और इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। बताया जाना कि महिलाएं दुर्बल होती है, स्त्री है। कभी कभी देखना, आपने ऐसा कमेंट जरूर सुना होगा कि अगर कोई बाहर काम बिगड़ गया हो, झगड़े वाली कंडीशन आ गई हो, बाहर जाना हो, तो लो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ घर में। मतलब क्या, शक्तिहीन आपको कहा गया, दुर्बल कहा गया कि चूड़ी लगा के स्त्रियों की तरह बैठ जाओ, आप दुर्बल हो, आपके अंदर प्रबलता नहीं है, बल नहीं है। बताओ, अब ऐसी ऐसी बातें आने लगती हैं। समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को क्या करता गया? दबाता गया। नहीं, वो काम तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम्हारा पैर घर से बाहर निकल गया तो समझ लेना। हालांकि हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं। आज हमारा समाज बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा देखें तो गंदगियाँ हमारे समाज में फैल गई है। हमें सबको अपने परिवार की तरह समझना चाहिए, याद करना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो चीज़, भारत इज़ माई होम, जो आप ही के सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 2 है प्रोज का, इंग्लिश का, भारत इज़ माई होम। चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा, ऐसे ही करके हैं। चलिए, समय के साथ साथ क्या होने लगा कि पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। ऐसा हुआ कि लगा कि पुरुष का हक कुछ और है, स्त्री का कुछ हक और है, उसका अधिकार कुछ और है। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है। ऐसा लगा कि महिलाएं केवल सुख का साधन है, इन्हें बस सुख देने के लिए ही बनाया गया है। आओ घर में खाना बनाओ, सबको खिलाओ, बस सबको हंसाते रहो, कोमल तुम्हारा शरीर है, पुरुष को आनंद देते रहो। ये यहाँ पे लेखक ने जाहिर किया है ये बात, ऐसी बातें नहीं हैं। अब देखते हैं, महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चा पार्टी बताया, आप सुनते रहो, बस होने ही वाला है, लास्ट ही चल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुमार प्रसाद जो थे, प्रेमचंद जी थे, टैगोर जी थे, इन्होंने ही स्त्रियों के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इनका स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्त्रियों के प्रति नीच था। तो उनके विचारों से दिनकर जी क्या थे? पूरी तरह से असहमत थे। निबंधकार कहते हैं, लेखक कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। अच्छा बताओ, मान लो कि ऐसा भी हम देखते हैं कि जिस घर में नर ना हो, तो बताओ वहाँ उस घर की नारियाँ बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? उनको दुकान से कोई सामान ही लाना है या फिर कहीं बाहर से कुछ काम ही करना है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो वो चीज़ गुण रहना चाहिए ना। यानी लेखक कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी का गुण रखना चाहिए और नारी को भी एक हद तक नर बनने का आवश्यकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने भी तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। यही बातें हैं। फाइनली यहाँ पे स्टॉप हुआ। तो ये आपका चैप्टर अर्धनारीश्वर पूरी तरह से बच्चा पार्टी कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से। यानी मैंने आपका देखो लेसन 1, 2, 3 एंड 4, लेसन 1, 2, 3 और 4 हम लोग पूरी तरह से क्लियर करिए। लेसन 1 बातचीत था, दूसरा पार्ट उसने कहा था, तीसरा था संपूर्ण क्रांति और चौथा अर्धनारीश्वर। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर करा दिया। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिला है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरी तरह से उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए।